हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर जीएस में जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया सवाल है, उन प्रश्नों को हम लोग एक बार देखते हैं। इसका बेनिफिट आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सिविल सर्विस में तो है ही, साथ ही साथ आपके बिहार शिक्षक भर्ती में हो या दारोगा के एग्ज़ाम में हो या सीजीएल का एग्ज़ाम हो या एडीयू का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम है बिहार उसका आयोजन अगर करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, सारा प्रश्न है ये। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? मतलब जो उद्योग यहाँ पर आधारित है, कृषि पर जो आधारित है, उसमें कौन सा उद्योग जो है वो खास तौर पर प्रभुत्व स्थान रखता है? क्या अनाज आधारित उद्योग होगा या दाल उद्योग है या गन्ना उद्योग है या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं? एक समय में गन्ना उद्योग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था हमारे बिहार में, लेकिन अब इसकी जो प्रभुत्व है वो धीरे धीरे गौण हो गया, कम हो गया, समाप्त प्राय कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग हो जाएगा। इसका आंसर ए होगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं बिहार में जो भी एग्रीकल्चर से जो डेवलपमेंट होता है, जो उत्पादन होता है, उसी पर आधारित है, उसी पर टिका हुआ है उद्योग। और ये हमारे बिहार की अभी जो प्रमुख प्रमुख उद्योग यही सब हो जाता है जो अनाज पे आधारित हो जाता है। जैसे देख सकते हैं बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग क्या है, मुख्य हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनेंगे। बीपीएससी के सिविल सर्विस में यह सवाल पूछा हुआ था, है ना? क्या होगा इसका आंसर? बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब 10 सालों के अंदर 10 सालों में कितना वृद्धि हुआ, बढ़ती हुई क्रम पूछता है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, 1 2 है ना, 3 4 5 आरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही का मतलब होता है ना, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए, मतलब घटते हुए, मतलब 9 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना, इस तरह से। और आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। जैसे यहां पे देखा जा सकता है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर है मधेपुरा में। मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा, सिवान के बाद किशनगंज और किशनगंज के बाद मधेपुरा का स्थान आता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां पे दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा देखा गया, तो यही मधेपुरा में है। एक बार ऑप्शन मधेपुरा का हटा दिया था, 4 ऑप्शन दे दिया था, है ना, किशनगंज सिवान, किशनगंज सिवान, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि किशनगंज उसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे भी कभी कभी प्रश्न बना के दिए जाते हैं। जिले और उनकी जनसंख्या वृद्धि दर, जैसे सिवान का देखेंगे तो 22.7% यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर हुआ। किशनगंज में यहाँ पे 30.40% इसका वृद्धि दर हुआ। और वहीं मधेपुरा हम लोग देखें तो 31.12% हुआ जनसंख्या वृद्धि दर, है ना, जनसंख्या वृद्धि दर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का, कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है यह, और इसका आंसर हो जाएगा मौना लोआ हो जाएगा। मौना लोआ, मौना लोआ इसका आंसर है, बी हो जाएगा मौना लोआ, है ना। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यही है आपका हवाई द्वीप में यह ज्वालामुखी पड़ता है, मौना लोआ, हवाई द्वीप में, अमेरिका के साइड में, अमेरिका में है यह मौना लोआ, जिसका अर्थ होता है हवाईयन में लंबा पहाड़। हवाईयन में क्या है? लंबा पहाड़।
दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है? मौना लोआ हो जाएगा। यह 2035 वर्ग मील है, मतलब 5271 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह क्या नाम है? मौना लोआ। और यह 5 ज्वालामुखियों की श्रृंखलाओं में से एक है जो हवाई के बड़े द्वीप का निर्माण करता है। मौना लोआ बड़े द्वीप का निर्माण करता है। मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? कौन सा नदी है जिससे जुड़ती है? कहां? अटक में। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? अम्मू दरिया से या काबुल नदी से, हेलमंद नदी से? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिएगा, यह काबुल नदी से जुड़ती है। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाता है, काबुल नदी से। जैसे सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है। सिंधु की सहायक नदियों में प्रमुख है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये नदियां हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे हम बोल सकते हैं श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग, द्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा और संगर है। यह सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठन कोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नब पंजाब की 5 प्रमुख नदियों को हम लोग कहते हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, अरब सागर में। नेक्स्ट यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? किसको शुरू किया गया? क्या प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था, या यहाँ पे लायन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, या सुंदरवन परियोजना को शुरू किया गया? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। तो आंसर भी देख लीजिए, इसका प्रोजेक्ट टाइगर हो जाता है। ये आंसर हो जाता है इसका, प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को देश में बाघों, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइगरिस की आबादी बढ़ाने के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। इस परियोजना के शुरुआती वर्षों में भारत में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे और वर्तमान में भारत में 18 बाघ रेंज और राज्यों में 54 रिजर्व स्थित हो जाता है वर्तमान में, अभी के समय में। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? है ना, यहाँ पे अगर देखिए तो सत्य क्या होगा यहाँ पे, है ना? 6 का आंसर सी हो जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर हो जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितना? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर हो जाता है। जैसे में हम लोग देखेंगे तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है, सबसे नीचे का संस्तरण है यह, और इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है, और यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार माना जाता है। किसका? क्षोभ मंडल का। क्षोभ मंडल में ही जितनी भी दैनिक जो जीवन में जो घट रहा है वायुमंडल में, वो सारा का सारा घटना आपको क्षोभ मंडल में दिखाई देगा। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है, और इस संस्तरण में धूल कण, जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी स्तर में होता है। इस स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर, कितना? 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर हो जाता है, जैविक क्रिया के लिए। चलिए 7 नंबर हम लोग देखें, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? तो इसको हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं,
इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाता है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये है आपका पेंजिया, जो सभी एक दूसरे में कनेक्ट है ना। एक हलचल की वजह से यह दो टुकड़ों में बट गया, एक हो जाता है लॉरिशिया और दूसरा हो जाता है गोंडवाना लैंड, है ना, जिसको अंगारा लैंड भी इधर को कहते हैं, इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब यहां पर हम लोग देखें, यानी कि पेंजिया के विखंडन का दूसरा चरण क्रेटेशियस काल मतलब 150 से 140 मिलियन वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ, जिसके कारण विशालकाय गोंडवाना महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ तक कि अंटार्कटिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के स्वरूप में कई खंडों में बटा हुआ देखा जा सकता है ना। यहाँ पे जैसे आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित हो जाएगा? आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक जो महाद्वीप है किसके निकट स्थित होगा? क्या सहारा रेगिस्तान के, या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के, या अमेजन बेसिन में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से एक से अधिक क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में यह स्थित हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में यह स्थित हो जाता है आपका, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। यह आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है और ये आपका आर्कटिक ओशन हो जाता है यहाँ पे, है ना। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य में स्थित हो जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यही प्रश्न आपसे कह रहा था। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका दक्षिणी महासागर में दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है और पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान हो जाता है, या बर्फ पर सबसे ठंडा स्थान आप देख सकते हैं ना, यही वाला है जिसको हम लोग अंटार्कटिका कहते हैं। सबसे बड़ा जो महासागर है यही है प्रशांत महासागर, है ना। सबसे बड़ा महासागर है जिसको हम लोग पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं, प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। अटलांटिक महासागर उसके बाद दूसरा स्थान है, और कई बार सवाल पूछता है कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, तो एस आकार का है ना, एस आकार का हो जाता है इस अटलांटिक महासागर का। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन ओशन, जिसको हिंद महासागर के नाम से हम लोग जानते हैं, हिंद महासागर कहा जाता है ना। उसके बाद आर्कटिक ओशन भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? कौन ऐसा राज्य है जिनकी सीमाएं मिलती है? तो यहाँ पर देखते होंगे ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, है ना, ये चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नागालैंड है, नागालैंड के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये मिजोरम का हो जाएगा। मतलब सॉरी, इसका आंसर ए हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है? तो आंसर इसका ए हो जाएगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाता है इसका आंसर। यही है आपका, है ना, सेवन सिस्टर है, और यही आपका म्यांमार है ना, म्यांमार है यहाँ पे, और यही अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। एक आपका हो जाएगा म्यांमार, और दूसरा हो जाएगा चीन, और तीसरा हो जाता है आपका ये भूटान, है ना, भूटान हो जाएगा। और ये म्यांमार से सटे हुए राज्यों की जो संख्या है 4 राज्य हो जाएगा, 1 2 3 4, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम हो जाता है। यही 4 राज्य। मैप अगर पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। 4 उत्तर पूर्वी राज्य अर्थात अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, और दोनों देश धार्मिक, भाषाई और जातीय संबंधों के, है ना, क्या करते हैं, विरासत को साझा करते हैं ये लोग। चलिए लास्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भीतियां, है ना, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? इसका आंसर क्या होगा? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी बायो, है ना, स्फीयर रिजर्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको, है ना, ये दिख रहा होगा ना यहाँ पे,
इंडिया का मैप आपके पास होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, है ना, यही है आपका भारत और ये है आपका श्रीलंका, बीच में यही आपका गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। भारत और, है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा, पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि है ना। इसी को आप देख सकते हैं, यहाँ पे अदम का ब्रिज भी यहीं पर है, अदम का ब्रिज भी यहीं पर है ना। और यहाँ पे श्रीलंका का राजधानी कहाँ है, कोलंबो, कोलंबो हो जाता है, श्रीलंका का राजधानी कोलंबो हो जाता है ना। यानी कि मन्नार की जो खाड़ी है 5.8 मीटर है, मतलब 19 फीट की औसत गहराई के साथ हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का एक बड़ी उथली खाड़ी हो जाता है। और यह कोरोमंडल तट क्षेत्र में भारत के दक्षिणी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित हो जाएगा। और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका तट के पास मिलने वाले मोतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर मोती बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला करते थे, है ना, अभी भी प्रसिद्ध है मोतियों के लिए ही, है ना, मन्नार की खाड़ी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।